This conference will now be recorded. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान का हिंदी भाषा में द्वितीय लेक्चर लेने वाले हैं। और इसमें जैसा हमने इसके पहले वीडियो में देखा कि पदार्थ विज्ञान जो है महत्वपूर्ण विषय है। आयुर्वेद को अगर आपको समझना है, आयुर्वेद के संहिताओं को अगर आपको समझना है, आयुर्वेद यथावत या जैसा है वैसा आपको अगर ज्ञात करना है तो पदार्थ विज्ञान विषय आपको समझना जरूरी है। इसको केवल हमने एक प्रथम वर्ष बीएमएस के लिए सिलेबस में यह सब्जेक्ट है और उसमें पासिंग आवश्यक है, इस दृष्टि से नहीं देखना है। यह विषय अगर हम ज्ञात हो जाए हमें तो समूचा आयुर्वेद जो है वो अपने गागर में आ जाएगा। तो इसी प्रस्तावना के साथ हम षड पदार्थों की आज शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले देखा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात कि आयुर्वेद में दो विभाग मुख्यतः किए गए हैं, प्रमेय विचार एवं पदार्थ विचार। तो प्रमेय विचार यानी जानने का विषय जो है वो क्या है, तो वो है मुख्यतः षड पदार्थ। तो ये षड पदार्थ कौन कौन से हैं? तो सामान्यम च विशेषम च ऐसी शुरुआत करते हुए कारण द्रव्यों का उल्लेख करते हुए आचार्य चरकाचार्य जी हमें प्रथम अध्याय में सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म और समवाय ऐसे षट पदार्थ बताते हैं। और इति उक्तम कारणम कार्यम इह उच्यते, यानी ये कारण द्रव्य है और इससे कार्य चिकित्सा हम करने जा रहे हैं, ऐसा बताते हैं। ये हम देख चुके हैं कि वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन भी, तो वैशेषिक दर्शन मुख्यतः 6 पदार्थ मानते हैं जैसा आयुर्वेद ने कहा है। तो केवल क्रम भिन्नता है। अंडरस्टैंडिंग द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ अबव पदार्थ, ओके, सो दैट इज नेसेसरी। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये 6 पदार्थ जो है इनको षट पदार्थ कहा जाता है। सिद्धांत मुक्तावली जो ग्रंथ है उसमें अभाव के साथ सप्त पदार्थ जो है पदार्थाः सब प्रकृतिताः इस पद्धति से बताए गए हैं। तो यहाँ पे मुख्यतः पदार्थ यानी यच्च यावत जो असंख्य सृष्टि में पदार्थ है उनका अगर वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन हम करते हैं तो मूलतः 2 मुख्य प्रकारों में उनका करना चाहिए, भाव पदार्थ एवं अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ यानी जिनकी सत्ता है और यानी अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, उनको भाव पदार्थ कहा जाता है। और अभाव पदार्थ यानी जिनका अस्तित्व होने वाले जो पदार्थ है उनका अब्सेंस ही अभाव है, तो इनको अभाव पदार्थ कहा जाता है। तो भाव पदार्थों में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय ये 6 आते हैं। और अभाव जो है उसके प्रकार 4 बताए गए हैं, प्राग अभाव, प्रध्वंसा अभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव। तो ये आगे हम अभाव स्वतंत्र एक पदार्थ देखने वाले हैं विस्तार से, उस वक्त उसकी चर्चा करेंगे। ये 6 भाव पदार्थ जो है, अब यहाँ पे इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, इससे शुरुआत सामान्य, विशेष इन पदार्थों से की गई है। हालांकि जो नैयायिक एवं वैशेषिक फिलोसॉफिकल स्कूल है या दर्शन है, उन्होंने द्रव्य शब्द से या द्रव्य पदार्थ से शुरुआत की है। लेकिन आयुर्वेद यह एक जीवन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, स्वास्थ्य शास्त्र है। इस वजह से जो आवश्यकता है उस अनुसार दर्शनों का अनुसरण या अंगीकार आयुर्वेद ने किया है और अपने तरीके से सिद्धांतों को समझने की, प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और उसी का एक हमें यहाँ पे एक मूलभूत
बात दिखाई देती है कि सामान्य विशेष ये चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त जो पदार्थ है चिकित्सा कार्य के लिए, स्वास्थ्य रक्षण कार्य के लिए, उनको सर्वप्रथम बताया है। तो सामान्य यानी इट इज फॉर रिजेम्बलेंस, यानी समता या इक्वालिटी या सिमिलैरिटी दिखाने के लिए सामान्य जो शब्द है या पदार्थ है वो, उसको हम डिटेल में देखने जा रहे हैं हर पदार्थ। विशेष इज फॉर डिफरेंस। गुण क्या है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज है किसी सब मैटर के, सब्सटेंस के। द्रव्य क्या है, तो सब्सटेंस या मैटर है। कर्म क्या है, तो एक्शन है या उससे होने वाला, जो द्रव्य से होने वाली जो घटना है, क्रिया होगी, उसको कर्म कहा है। और समवाय क्या है, तो वो समवाय है गुणों का द्रव्य के साथ जो रिश्ता रहेगा, वो इनसेपरेबल जो रिलेशनशिप है, अटूट संबंध है, अव्यभिचारी संबंध है, उसको समवाय कहा है। ठीक है, तो ये हमेशा मैं प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को उदाहरण देता हूं मिर्च का। देखिए, एक मिर्च है और वो मिर्च द्रव्य है, ठीक है। चिली, मिर्च यानी क्या है, चिली। तो मिर्च का द्रव्य है और मिर्च के गुणधर्म क्या है फिर उस द्रव्य के, तो उसका तीखापन है, हरा या लाल रंग है, उसका वजन होगा, ठीक है, उसका आकारमान होगा कुछ, तो ये हो गए उसके गुण। उसका कर्म क्या है, तो आप अगर मिर्च या मिर्ची चबाओगे तो आपको उसके कर्म दिखाई देंगे, आंखों से आंसू आएंगे, ठीक है, मुंह में छाले पड़ सकते हैं, बिल्कुल दाह, बर्निंग सेंसेशन पूरे बॉडी में, पहले मुख में होगा फिर पूरे शरीर में भी हो सकता है। तो ये हो गया उसका कर्म, दहा, दाह उत्पत्ति, ये हो गया उसका कर्म। बर्निंग सेंसेशन, इट प्रोड्यूसेस बर्निंग सेंसेशन, दाह उत्पन्न होता है या छाले भी वो उत्पन्न कर सकता है। तो ये हो गया द्रव्य गुण कर्म, आसान भाषा में समझने के लिए। समवाय क्या है, तो समवाय है कि वो तीखापन उस मिर्ची में अटूटता से रहना चाहिए। तो वो जो रिलेशनशिप है द्रव्य के साथ गुण कर्मों की, वह है समवाय। तो समवाय एक्सप्लेन्स यू द रिलेशनशिप। अब सामान्य और विशेष को समझेंगे बिल्कुल समझने के लिए आसान से। तो सामान्य क्या है कि मिर्च के समान गुणधर्म वाला दूसरा पदार्थ कौन सा है, जैसे ब्लैक पेपर या मरीच द्रव्य है, वो भी तीखापन उसमें होता है। तो ये होगा सिमिलैरिटी। ओके, सामान्य द्रव्य कौन सा है, उसके समान गुण धर्मों वाला, उसके समान कर्मों वाला, उसके समान दिखने वाला, ऐसे भी आगे हो सकते हैं उसके और डिटेल्स। विशेष क्या है, उससे अपोजिट प्रॉपर्टी वाला, विथ डिफरेंट अपोजिट प्रॉपर्टीज। अभी मिर्च तीखी है, ठीक है, तो मधुर क्या है, तीखे से विपरीत मधुर, तो वो शक्कर है या गुड़ है, तो ये हो गया विशेष। ओके, तो इसको आसानी से समझने के लिए मैंने मिर्च का उदाहरण लिया, ये षट भाव पदार्थ है। अब हम जो जिस शरीर का स्वास्थ्य रक्षण एवं चिकित्सा करने जा रहे हैं, वो भी एक द्रव्य ही है। इस शरीर के, ठीक है, उसके कुछ गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, वात पित्त कफात्मक। ओके, और फिर उसका सामान्य विशेष है, समवाय है, इसके लिए हम देखने जा रहे हैं। ये कुछ अलग से फिलोसॉफी, केवल तत्व ज्ञान की दृष्टि से हम यही देखने जा रहे हैं। अब देखिए, शरीर में अगर अस्थि धातु का क्षय हुआ है, आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी की दृष्टि से सोचे तो उसके लिए सिमिलर प्रॉपर्टी वाले कुछ कैल्शियम कार्बोनेट्स आपको देने पड़ेंगे जो ऑर्गेनिक हो सकते हैं। तो वेजिटेरियन आदमी के लिए आप क्या प्रेफर करोगे, नॉन वेजिटेरियन के लिए आप बोन सूप दे सकते हो। वेजिटेरियन आदमी के लिए आप क्या दोगे, अश्वगंधा, विदारी और शल्लकी, ऐसे कंपाउंड दोगे, ऐसे ड्रग्स या हर्ब्स दोगे आप, ठीक है ना। तो इसलिए ये समझने के लिए द्रव्य, गुण, कर्म, समानता, विशेषता और वो समवाय, यह आवश्यक हो जाता है, न केवल आयुर्वेदिक फार्माकोपिया द्रव्य गुण शास्त्र समझने के लिए, विकृति विज्ञान समझने के लिए और चिकित्सा भी समझने के लिए, उसका कार्मोपत्व, मोड ऑफ एक्शन, हाउ दैट ड्रग और दिस
पर्टिकुलर डिसीज। ओके, तो पदार्थ जो आयुर्वेद में बताए वो 6 नंबर में बताए हैं। षट पदार्थ इसीलिए कहा जाता है। इस सिद्धांत को षट पदार्थवाद भी कहते हैं, षट पदार्थ सिद्धांत भी कहते हैं। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। सो चरकाचार्य खुद इनको पदार्थ इस शब्द का उल्लेख नहीं करते या इस शब्द का प्रयोग नहीं करते चरकाचार्य। लेकिन वो प्रसिद्ध जो चरकाचार्य चरक संहिता के ऊपर कमेंट्री है, आयुर्वेद दीपिका, चक्रपाणि दत्त, उसमें उसको 6 पदार्थ ऐसा संबोधन करते हैं। तो चरकाचार्य क्या बोलते हैं? इति उक्तम कारणम, वो केवल कारण है ऐसा बताते हैं। किस कार्य के लिए? चिकित्सा कार्य के लिए या स्वास्थ्य रक्षण कार्य के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझने के लिए और थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि संपूर्ण ये विश्व जो है, संबंध यूनिवर्स जो है, विश्व जो है, सृष्टि जो है, वो हम 2 घटकों में बांटते हैं, सत और असत। तो ये द्विविधम ही खलु सर्वम सच्च असच्च तस्य चतुर्विधा परीक्षा, ऐसे चरकाचार्य कहते हैं। तो द कमेंटेटर्स यानी उसके जो टीकाकार है, वो इसके लिए चक्रपाणि दत्त हो या कविराज गंगाधर राय हो, योगींद्रनाथ सेन हो, वो सत के लिए शब्द प्रयोग करते हैं भाव पदार्थ और असत के लिए शब्द प्रयोग करते हैं अभाव पदार्थ। तो द्विविधम ही खलु सर्वम सच्च असच्च, इसको टीकाकार हमें समझाते हैं। चरकाचार्य को अपेक्षित सत यानी भाव पदार्थ है जिनकी सत्ता है, यानी द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। और जो 7वां है वो असत है, अभाव पदार्थ है। इसीलिए अभाव का एक्सेप्टेंस इस दृष्टि से आयुर्वेद ने किया है। अब आगे जाते हैं थोड़ा। तो ये जो चरकाचार्य सामान्य विशेष से शुरुआत करते हैं, ये षट पदार्थ आयुर्वेद का जो परम उद्देश्य है, एम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन दीज 6 पदार्थ। ये 6 घटकों के ऊपर सब आयुर्वेद जो है वो एज अ बैकबोन इसको कह सकते हैं हम, या फाउंडेशन कह सकते हैं। ये 6 पदार्थ है। और सूत्रस्थान का 30वां अध्याय, लास्ट चैप्टर जो है, उसमें उल्लेख भी आयुर्वेद अपने चरक संहिताकार करते हैं। स्वलक्षणता सुख असुखतो हित अहितता प्रमाण अप्रमाणता च यतश्च आयुष्यानि अनायुष्यानि च द्रव्य गुण कर्माणि वेदयति अपि आयुर्वेदाः, अतो अपि आयुर्वेदाः तत्र आयुष्यानि अनायुष्यानि च द्रव्य गुण कर्मणि केवलेन उपदेक्षन्ते तंत्रेण। यानी उस चरक सूत्र स्थान का 30वां अध्याय जो लास्ट चैप्टर है, उसमें वो स्पष्ट कर देते हैं कि द्रव्य गुण कर्म स्वरूप जो है वो आहार, औषधि इत्यादि होंगे, और उसको जानना है हमें चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य रक्षण के लिए। अब देखिए क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन हम देखते हैं षट पदार्थों का। केवल इसको तत्वज्ञान नहीं समझना चाहिए। सभी जो है, कोई भी विषय हो, आप क्रिया शारीर ले लीजिए, रचना शारीर ले लीजिए, आप द्वितीय वर्ष के द्रव्य गुण विषय ले लीजिए, अष्टांग हृदय ले लीजिए प्रथम वर्ष का, और रसशास्त्र, वैशज्य कल्पना जो भी है, शल्य तंत्र लीजिए, शालाक्य तंत्र लीजिए, स्त्री रोग लीजिए, ये सभी में ये षट पदार्थ आवश्यक हो जाते हैं समझने के लिए। तो ही हम उस विषय को उस दृष्टि से अष्टांग आयुर्वेद को समझ सकते हैं। तो ये जो 6 पदार्थ है, इनको अगर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, तो दीज पदार्थ जो है उनको कारण और कार्य की दृष्टि से अगर समझे, तो जैसा मैंने बताया चरक सूत्र स्थान प्रथम अध्याय में सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, इनको इति उक्तम कारणम हम कार्यम यह उच्चते, और वह कार्य जो समझाते हैं चरकाचार्य वो है धातु साम्य। धातु साम्य कार्यम धातु साम्यम इह उच्चते। तो चिकित्सा क्या है? तो धातु साम्य करना, यानी दोष धातु मलों का साम्य प्रस्थापित करना। वो कब होगा? इन कारण द्रव्यों से होगा। तो यह उसका महत्व है। और चरकाचार्य सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में समझते हैं, सूत्र स्थान के समझाते हैं, मतलब तो ही आप दूसरा, तीसरा, आगे का अध्याय यानी द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष आप समझ सकते हो।
ठीक है। तो चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य रक्षण के लिए मूलभूत आवश्यक यह विषय वस्तु हो जाती है पदार्थ विज्ञान, षट पदार्थों को जानना। ठीक है। तो अभी समझा, सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, ये 6 पदार्थ, षट पदार्थ, यह आज का हमारा विषय वस्तु है लेक्चर का। तो उसमें से भी चरकाचार्य ने जो उल्लेख किया है, संहिताकार करते हैं, तो वो सामान्य का पहले करते हैं, लेकिन सामान्य विशेष इस क्रम से हम आगे न जाते हुए द्रव्य को पहले समझेंगे। अगर द्रव्य गुण कर्म समझ में आ जाएगा तो हमें सामान्य विशेष और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ऐसा मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए हम द्रव्य को पहले देखेंगे। तो सबसे पहले द्रव्य की व्याख्या क्या है, किसे द्रव्य कहना है, परिभाषा क्या है, या लक्षण, इस शब्द का प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता है। लक्षण, व्याख्या, डेफिनेशन, इन सभी का अर्थ एक ही है। क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्यम, द्रव्य लक्षणम, ये वैशेषिक दर्शन की व्याख्या है। यानी क्रिया, क्रिया को ही कर्म कहते हैं, और गुण, इनका समवायी कारण जो है वो द्रव्य है। और हमें चरकाचार्य जी क्या समझाते हैं, यत्राश्रिताः कर्म गुणाः कारणम समवायी यत्तद् द्रव्यम, चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय में बताया है। यानी गुण कर्म, इनका जो समवायी कारण है वह द्रव्य है। तो गुण कर्म जिसमें रहते हैं उसको समवायी कारण कहा है। ठीक है, आगे जाते हैं, अभी इसको समझेंगे। अगर उस द्रव्य में गुण और कर्म जो है उनसे उनको निकाल दीजिए तो द्रव्य को कौन पहचानेगा। यानी गुण कर्मों से युक्त द्रव्यों को ही द्रव्य कहा जाता है। ओके, सो अगर मिर्च में तीखी नहीं है वो मिर्ची, तो उसको कोई मिर्ची कहेगा, नहीं कहेगा। तो उसमें उसका जो तीखापन है वो भी होना चाहिए, उसका जो दहन कर्म है वो भी होना चाहिए, शरीर में औष्ण उत्पन्न करेगा वही। यानी द्रव्यत्व जो है वो गुण धर्मों का मिश्रण है, और उन गुण धर्मों से होने वाले कार्य भी उसमें निहित है। यानी आधार आधेय भाव से देखे तो आधेय गुण और कर्म है, और आधार क्या है तो द्रव्य है। ठीक है। तो आप अगर समझें तो फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट वी सी इन आवर डेली लाइफ दैट द इंग्रेडिएंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट क्रिएशंस। अब उसके उदाहरण देखेंगे, जैसे अगर रॉ वेजिटेबल है, आप आलू अगर कर रहे तो फिनिश प्रिपरेशन रहेगा, उसी आलू से ही आप आलू की सब्जी बनाओगे, या आलू का आप क्या बनाओगे, उसको क्या फिंगर चिप्स बनाओगे, आलू के ही आप यानी करी बनाओगे। यानी वो रॉ वेजिटेबल जो रहेगा उसी गुणधर्म फिनिश प्रोडक्ट में यानी कार्य में आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हो गया कारण और कार्य। अब भिन्न भिन्न पेपर्स आप देखोगे, कागज देखोगे, तो इन कागजों से ही बुक्स बनेगी। अगर कागज पीले रंग के है तो बुक भी पीले रंग की ही बनने वाली है, उसके पेजेस। ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल आप डिफरेंट डिफरेंट देखते हो, यानी ब्रिक्स देखते हो, ईंटें देखते हो, सीमेंट देखते हो, रेती देखते हो, इनसे ही हाउस या घर बनने वाला है। तो हम ये समझते हैं इसलिए कि बेसिक कंपोनेंट्स which are responsible for making the things are themselves composed of a substance known as कारण द्रव्य। ओके, यानी जिनसे कार्य बनता है उनके ही गुणधर्म, वही कारण जो है वो कार्य में हमें दिखाई देते हैं, जो हमने पहले 2-3 उदाहरणों से समझा। अभी समझ लीजिए, इसलिए द्रव्य जो है उनके मूलभूत 2 प्रकार हो जाते हैं बेसिक। एक तो कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। तो कारण द्रव्य कितने हैं, तो वो 9 है, और कार्य द्रव्य कितने हैं, असंख्य है।
सो द्रव्याज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन, जो कार्य के लिए आवश्यक है, जिससे कार्य की उत्पत्ति होती है, उन द्रव्यों को कारण द्रव्य कहा जाता है। ओके, और उनका स्वरूप क्या है? तो वैशेषिक दर्शनकार उनका स्वरूप अणु यानी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दैट सब्सटेंस ऐसे बताते हैं। और ये जो कारण स्वरूप है उनका, पार्टिकल साइज है, एटम साइज उनका स्वरूप है, ठीक है, तो वह कभी भी नष्ट नहीं होता। ये कारण द्रव्य कैसे होते हैं? नित्य होते हैं। और कार्य द्रव्य कैसे होते हैं? अनित्य। यानी कारण द्रव्य अविनाशी है और कार्य द्रव्य जो है वो विनाशी है, ठीक है। फिर कार्य द्रव्य का स्वरूप क्या है? तो कारण द्रव्यों से ही कार्य द्रव्य उत्पन्न होते हैं। जैसे मैंने कहा, रेती, ईट, सीमेंट, इनसे ही घर बनने वाला है। तो कारण द्रव्याज आर 9 in number, और there are 9 such कारण द्रव्याज and they are पंच महाभूता। फर्स्ट ऑफ ऑल आकाश, वायु, तेज, आप, पृथ्वी। तेज को ही अग्नि कहा जाता है, आप को ही जल कहा जाता है। तो इनको इकट्ठा पंच महाभूत कहते हैं, आप सभी को ये पता है। और जो चार है, आत्मा, मन, काल, दिशा, ठीक है। तो पांच पंच महाभूत और आत्मा, मन, काल, दिशा, ये 9 जो है वो कारण द्रव्य है, ठीक है। तो इसको तर्क संग्रहकार कौन सी भाषा में बताते हैं हमको? खादिन्यात्मा मन कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह, ऐसे चरकाचार्य बताते हैं। और तर्क संग्रहकार बताते हैं पृथ्वी अप तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसी नवैव। तो नव एव यानी कारण द्रव्य नव ही है, ऐसे तर्क संग्रहकार बताते हैं। और तर्क संग्रह आधार ग्रंथ है विशेषतः वैशेषिक दर्शन एवं उसका मित्र दर्शन होने की वजह से न्याय दर्शन का भी, ठीक है। और चरकाचार्य भी स्पष्ट करते हैं ख आदि, ख यानी आकाश, आकाश आदि यानी आकाश आदि मतलब आकाश, वायु, तेज, आप, पृथ्वी, ये 5। और मन, काल, दिशा, यह द्रव्य संग्रह है। तो यहाँ वह भी गणना जो है वो 9 ही करते हैं, द्रव्य संग्रह बताते हुए। अभी इससे आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद की दृष्टि से अगर सोचे या बताए तो आयुर्वेद का सिद्धांत क्या है? पंचभूतात्मकम तत्तु, यानी 5 ही घटकों से सब चीजें बनी है, न कम है न ज्यादा है। जो भी है वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, तो सभी पांचों का मिश्रण है और कम ज्यादा है, ठीक है। अभी इसीलिए महाभूत जो है वो सभी द्रव्यों में, सभी क्रिएशन में, सभी सृष्टि में विद्यमान है। तो कारण द्रव्य क्या है? तो ये स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है सृष्टि का, ओके। तो आकाश से हम समझ सकते हैं, जैसे हम अभी इनको समझेंगे अपने शरीर में, तो आकाश कैसे विद्यमान है शरीर में, ये पंच महाभूतों में से। तो स्पेसेस विद इन द बॉडी लाइक माउथ, नॉस्ट्रिल्स, एब्डोमेन, लंग्स, कैविटीज, हार्ट में जो भी है, या फिर ब्रेन में जो आर्कनॉइड स्पेसेस है, ये सभी आकाश महाभूत के रिप्रेजेंटेटिव है, या आकाश महाभूत इस पद्धति से विद्यमान है। वायु जो है विशेषतः मोमेंट्स में, जो अस्थि और स्नायु के मोमेंट्स में दिखाई देता है हमें वायु महाभूत। अग्नि या तेज महाभूत जो है वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, मेटाबॉलिज्म को वो करता है। जल महाभूत जो है डिफरेंट फ्लूइड्स है बॉडी में, प्लाज्मा हो, सलाइवा हो, डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस हो, या क्लेदक कफ जैसे पदार्थ हो, इन सभी को जल महाभूत ही है वो। और पृथ्वी महाभूत कैसे है शरीर में? तो जैसे अपने अस्थियां है, दांत है, मांस धातु है, नख है, केश है, ये सभी जो है वो पृथ्वी महाभूत है। तो अभी इन विषयों को ले जाते हैं पंच महाभूतों की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले इन कारण द्रव्यों में से खादिन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह, इस क्रम से हम सबसे पहले पंच महाभूतों को समझेंगे। तो पंच महाभूत जो है संख्या में, आपको पंच जो है वो संख्यात्मक शब्द है। महाशब्द क्यों आता है? महा यानी
जिसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, कितना है वो बता नहीं सकते। हम पृथ्वी प्लैनेट के ऊपर, पृथ्वी ग्रह के ऊपर कितना पानी है, कितनी धरती है, ओके, कितने लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, इनको गणना कर सकते हैं। लेकिन हम गैलेक्सी का कर सकते हैं, विश्व का कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए महत प्रमाण बताने के लिए, काउंटलेस बताने के लिए महा यह शब्द का प्रयोग यहाँ पे आया है, विशेषण भी हम इसको कह सकते हैं। और भूत शब्द का क्या अर्थ है? भूत, दैट विच एग्जिस्ट, इसको भूत कहते हैं। ठीक है, तो जिसकी सत्ता है, जिसका अस्तित्व है। ठीक है, तो टोटल मीनिंग क्या हुआ? 5 ऐसे घटक जो नॉन काउंटेबल है, ओके, जिसका हम आकारमान नहीं बता सकते, वजन नहीं बता सकते, गणना नहीं कर सकते, ऐसे ये पंच महाभूत है। इनको सबसे पहले देखेंगे। तो भूत जो है वह शब्द किस अर्थ से आता है? तो भू सत्तायाम, यानी जिसका अस्तित्व है। महंति भूतानि महाभूतानि, तो मुक्तावली से हमें यह पता चलता है। इसमें मूलभूत धातु जो है वो भूत है या भू है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट philosophical schools like Vedanta, Sankhya, Vaisheshik and Charak Samhita also, because Ayurved स्वतंत्र दर्शन है, स्वतंत्र शास्त्र है, तो उसके अपने पंच महाभूत के विषय में सिद्धांत या उनके थियरीज है। ओके, तो पंच महाभूतों को हम समझेंगे, और अगर हम पंच महाभूतों को समझे तो कारण द्रव्यों में से 5 जो द्रव्य है वो हमें समझ जाए। अभी कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य, इन शब्दों का प्रयोग जो किया है वो वैशेषिक दर्शनकारों ने किया है। और जिसके परमाणु है, हा? उनका जो है उनका स्वरूप, और जिनके परमाणु नहीं है उनका स्वरूप, इस पद्धति से भी वो विभाजन द्रव्यों का करते हैं। परमाणु युक्त और परमाणु नहीं है ऐसे। ठीक है, लेकिन वो किसी और विषय की चर्चा करते हुए हम उसके डिटेल्स देखेंगे। तो आते हैं पंचभूतों की तरफ, जो हम विषय अभी देख रहे हैं। तो पंच महाभूत जो है उसका आयुर्वेद का अपना सिद्धांत है, सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन अर्थे। तो सर्व द्रव्य जो है यच्च यावत, जैसे मैंने बताया सृष्टि के, वह पंच महाभूतों से बने हैं, यानी ये 5 घटकों से ही बने हैं। उसका ही प्रपोर्शन, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस होंगे और द्रव्य बनेगा। अस्मिन अर्थे, यानी अस्मिन यानी हमारे आयुर्वेद शास्त्र के लिए, हमारे सिद्धांत है वो। हा? तो ये अपना जो है, इसको सिद्धांत के प्रकार में जाए तो ये प्रतितंत्र सिद्धांत कहेंगे हम, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, इस दृष्टि से विचार करें तो। ठीक है, तो शब्द गुणकम आकाशम, तो आकाश, वायु, तेज, आप, पृथ्वी, यह उत्पत्ति क्रम है, और पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये विनाश क्रम है। आयुर्वेद जब जीवित शास्त्र, जीवित व्यक्ति के विषय में, मनुष्य के विषय में चर्चा करने वाला शास्त्र है, सिद्धांत बताने वाला शास्त्र है, मार्गदर्शन करने वाला शास्त्र है, तो वह हमेशा उत्पत्ति क्रम ही बताता है, आकाश, वायु, तेज, आप, पृथ्वी, इस क्रम से। लेकिन आप अगर अन्य दर्शन देखोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल वैशेषिक दर्शन, तो वह जो बताता है वह बताता है पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, क्योंकि उनको वहां पे उनका उद्देश्य जो था वो सृष्टि के तत्वों की, पदार्थों की गणना करना था। ठीक है, उनको कुछ चिकित्सा शास्त्र वगैरह नहीं डेवलप करना था या लिखना था। तो यह वैशिष्ट है। शब्द गुणकम आकाशम, यानी जो शब्द गुणात्मक होता है उसको आकाश कहते हैं। स्पर्शवान वायु, तो स्पर्श गुण वाले को वायु कहते हैं। रूपवत तेजः, रूप गुण युक्त द्रव्य को तेज कहते हैं। रसवान द्रव्य को आप कहते हैं, और गंधवान द्रव्यों को पृथ्वी कहते हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह उसके विशेष गुण है, क्रमशः आकाश, वायु, तेज, आप, पृथ्वी के। ठीक है, विशेष गुण है मतलब उनमें अन्य कुछ गुण होने वाले हैं, होते ही है। तो ये हो गए आपके सामने जो है वो अभी कुछ और पंच महाभूतों के डिटेल्स बताने वाले चरक स्थान प्रथम अध्याय के श्लोक आपके सामने प्रस्तुत है। तो यह विशेषतः आयुर्वेद को हमें पंच महाभूत का स्वरूप बताते हैं।
तो पहला जो श्लोक है, महाभूतानि खम वायु अग्नि आपः क्षितिस्तथा। देखिए, शारीर स्थान के प्रथम अध्याय में ये श्लोक आया है। तो मनुष्य शरीर भी जो है, वो मनुष्य शरीर के, मनुष्य का ही आयुर्वेद चरकाचार्य वर्णन करते हैं, ऐसा उन्होंने खुद लिखा है। तो उसका शारीर बताते हुए, यानी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बताते हुए हमें पंच महाभूतों का महाभूत वो सिखाते हैं। इसका मतलब वो आवश्यक है। वो डायरेक्टली बोन्स कितने हैं, टिश्यू कैसे है, बोन कितने होते हैं, बोन कैसे, ह्यूमरस कैसे होता है, ये डिटेल नहीं बताते। मूलभूत जो उससे भी डीप नॉलेज है वो हमें देते हैं। शब्दः स्पर्शा रूपं च रसोगन्धात् तद्गुणाः तेषामेक गुणः पूर्वो गुणवृद्धि परे परे पूर्वः पूर्वगुणश्चैव क्रमशो गुणेषु स्मृताः। तो वह आकाश से वायु, हम्म, खम यानी आकाश, वायु अग्नि, अग्नि से आप से क्षिति यानी पृथ्वी महाभूत, इस पद्धति से आकाश से पृथ्वी तक एक एक गुण की वृद्धि होती है ऐसे बताते हैं। लेकिन जैसे उदाहरणार्थ, आकाश में केवल शब्द गुण रहता है, वायु में शब्द और स्पर्श रहेगा, अग्नि में शब्द स्पर्श रूप रहेगा, आप में शब्द स्पर्श रूप रस रहेगा, और क्षिति यानी पृथ्वी में ये पांचों ही रहेंगे। यानी जो विकास होता है या उत्पत्ति होती है, सृजन होता है, तब आकाश से वायु, वायु से तेज, इस प्रकार तेषाम एक गुणः पूर्वो गुण वृद्धि परे परे, यानी एक में पहले का गुण जो है वो दूसरे में आ जाता है, और दूसरे का खुद का गुण। इस पद्धति से गुण क्रमशो गुणिषु स्मृतः, यानी अगला महाभूत जो है वो पहले के गुणों से भी युक्त हो जाता है। अब यह चरकाचार्य का वैशिष्ट्य है। शारीर स्थान के प्रथम अध्याय का 29वां श्लोक, वह केवल स्पर्शनेन्द्रिय से जानने वाले पांच महाभूतों के गुण बताते हैं। खर द्रव चलोष्णत्व भूजलानिल तेजसाम आकाशस्य अप्रतिघातो दृष्टम लिंगानि यथाक्रमम्। तो खर, द्रव, चल, उष्ण, ठीक है, ये हो गए क्रम से भू यानी पृथ्वी, जल, अनिल यानी वायु, और तेज महाभूत के गुण। और आकाश का स्वतंत्रता बताते अप्रतिघात। तो खरत्व यानी रफनेस, द्रवत्व यानी लिक्विड, चलत्व यानी मूवमेंट, उष्णत्व यानी हॉटनेस, ये जो क्रमशः प्रॉपर्टी हो जाती है, ये स्पर्शनेन्द्रिय से ही हमें पता चलता है, केवल स्पर्श से पता चलता है। अप्रतिघात कैसे हम समझे? अप्रतिघात यानी नो ऑब्स्टैकलनेस, कोई भी अड़थड़ा या रुकावट न होना। अगर आप हाथ घुमाते हो, देखिए, अगर आप हाथ घुमाते हो तो बिल्कुल आपको किधर भी आपका हाथ जो है वो स्पर्श नहीं करता। तो इसीलिए यहाँ पे आकाश महाभूत है। अगर आप हाथ हिलाते हो, अगर अगर हाथ घुमाते घुमाते अगर वह हाथ जो है वो कहीं पे रुक जाए, यानी उसको प्रतिघात हो जाए, इसका मतलब यहाँ पे आकाश महाभूत नहीं है। तो रुकावट न होना, तो आपका हाथ बिल्कुल ऐसे मूव हो जाए, बिल्कुल उसको किधर भी ऑब्स्टेकल न आ जाए, तो यहाँ पे आकाश महाभूत है। तो ये ऑब्स्टेकल न होना, इसको अप्रतिघात कहा है। अगर ऑब्स्टेकल है बीच में कोई, तो यहाँ पे नहीं है आकाश महाभूत, तो इसको ही प्रतिघात कहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे हमने समझना चाहिए। आगे जाते हैं, तो और कुछ इसके डिटेल्स हम समझने की कोशिश करेंगे। तो त्रिगुण और पंचमहाभूत का संबंध जो है वो कैसे है, क्योंकि त्रिगुणों से ही हम सांख्य दर्शन सीखेंगे, तब उसको और अच्छी जानेंगे। तो त्रिगुण जो है वो पंचमहाभूत से संबंधित कैसे है, देखिए। तो आकाश महाभूत सत्वगुण प्रधान होता है, रजोगुण प्रधान वायु महाभूत होता है, सत्व और रज मिल वो प्रधान होते, बहुल शब्द यानी प्रधान, मेजर इस अर्थ से, यानी केवल नहीं, बहुल यानी अधिक्य। अग्नि, अग्नि में सत्व और रज होता है, आप महाभूत में सत्व और तम होता है, और पृथ्वी में तम होता है केवल। तो ये सुश्रुताचार्य जी बताते हैं हमें शारीर स्थान प्रथम अध्याय में। तो आपको एसएक्यू में यह प्रश्न पूछा जाता है, त्रिगुण और पंच महाभूत का संबंध, क्या त्रिगुणों से महाभूतों की उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए, ये उत्तरोत्तर अनुप्रवेश हमने अभी समझा, तेषाम एक गुणाः पूर्वो गुण वृद्धि परे परे,
ठीक है, आकाश से वायु, वायु से तेज, तो पृथ्वी में 5 गुण हो जाते हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। आकाश में जो पूर्व सबसे पहला महाभूत है उसमें केवल शब्द गुण रहता है। तो आकाश पवन दहन तोय भूमिषु यथा संख्यम एकोत्तर परिवृद्धाः शब्द स्पर्श रूप रसगंधाः। सुश्रुताचार्य जी भी हमें सूत्र स्थान 42 चैप्टर में यही समझाते हैं, चरक स्थान प्रथम वाला। अन्योन्य अनुप्रवेश क्या है? तो आयुर्वेद की दृष्टि से जो पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है वो बताते हैं किस पद्धति से उससे सृजन होता है सृष्टि का। तो अन्योन्य अनुप्रविष्टानि सर्वाणि एतानि निर्दिशेत स्वे स्वे द्रव्ये। ये जो उकार है ये द्र है, तो थोड़ा सा फॉन्ट मैचिंग में तकलीफ हुई मुझे, इसलिए वो द्र जो है वो नहीं आया। स्वे स्वे द्रव्ये तु सर्वेषाम व्यक्त लक्षणम इससे। तो वह कार्य कैसे होता है? परस्पर संसर्गात्, परस्पर अनुग्रहात्, परस्पर अनुप्रवेशाच्च सर्वेषु सर्वेषां सानिध्यम अस्ति उत्कर्ष अपकर्षात् तु ग्रहणम। ठीक है, आगे समझते हैं। और फिर इन तीनों का इकट्ठा विचार करेंगे। सौम्यम शुक्रम आर्तवम आग्नेयम इतरेषाम अपि अत्र भूतानां सानिध्यम अस्ति गुणा विशेषेण परस्पर उपकारात्, परस्पर अनुग्रहात्, परस्पर अनुप्रवेशाच्च। अगेन चार स्थान तीसरे अध्याय में सूत्र स्थान वाला ही बताते हैं। यानी ये जो है पंच महाभूत वो परस्पर उपग्रहात् यानी एक दूसरे को सहकार्य करते हुए, परस्पर अनुग्रहात् का मतलब उपकारात् यानी एक से दूसरे की उत्पत्ति, इस प्रकार से उपकार, और अनुप्रवेशात् यानी आकाश से वायु उत्पत्ति हो जाती है, बनता है, तब आकाश का भी गुण वायु में आ जाता है और वायु का खुद का, इसको अनुप्रवेश कहते हैं, परस्पर अनुप्रवेश। तो इस पद्धति से इन तीन क्रियाओं से इस सृष्टि की जो है उत्पत्ति होती है। ओके, तो ये जो भौतिक द्रव्यों की गुणकर्म तालिका यहाँ पे दी गई है, देखिए। तो हमारी दृष्टि से जो है वो आयुर्वेदोक्त कर्म, ये लास्ट टेबल जो है वो इंपॉर्टेंट है। हमें उसको इस कार्य के लिए पृथ्वी महाभूत प्रधान किसी वनस्पति का द्रव्य का इस्तेमाल करना है, इसलिए हम इसको सीख रहे हैं। यानी पार्थिव उपचय संघात गुरुता स्थैर्य बल धारण यह कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो पार्थिव द्रव्य क्या है? उसके त्रिगुण गुण, गंध बहुल है, तमो बहुल है, ठीक है, यानी गंध उसका, और तमो बहुल त्रिगुण के जो है गुण वो उसमें अधिकता से। और भौतिक गुणधर्म कौन से है? कठिन, विशद, अनुष्ण, शीत, गुरु, मंद, ठीक है, सांद्र, स्थूल और अधोगामी, इस पद्धति से। और वैशेषिक दर्शनकार जो है उनके टीकाकार वैशेषिक दर्शन के प्रशस्त पाद जो है जिन्होंने टोटल गुणों की संख्या बताई है, और मूल वैशेषिक दर्शन में 17 गुण है, तो उसमें जोड़ के 24 गुण होते हैं, 7। तो ये प्रशस्त पादोक्त गुणों में से 14 गुण उसमें होते हैं इस पद्धति से। ठीक है, तो स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्वा परत्व, वेग, द्रवत्व, गुरु, रूप, रस, गंध, ये गुण उसमें 14 गुण होते हैं पृथ्वी महाभूत। तो वैसे ही आप्य में रस बहुल यानी रस प्रधान मुख्य उसका विशेष गुण है, और त्रिगुण में से सत्व और तमो उसमें अधिक है। ठीक है, और जैसा हमने यहाँ पे देखा कि ये भौतिक गुण और आगे विशेष गुण बताए हैं वैशेषिक के। तो ये भौतिक गुण क्या है? स्निग्ध, द्रव, मृदु, पिच्छल, शीत, स्तिमित, गुरु, मंद, सर, द्रव। तो गुण विज्ञान जब हम देखेंगे या गुण पदार्थ विस्तार से देखेंगे तो इनके अर्थ और हमें अच्छे से समझ में आएंगे। वैशेषिकोक्त गुण कौन से हैं? रूप, रस, स्पर्श, द्रव, स्नेह, संख्या, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्वा परत्व, गुरु, संस्कार। और कार्य आयुर्वेदोक्त क्या है आप्य महाभूत का? तो आप्य प्रधान द्रव्यों का तो उपक्लेदन, स्नेहन, बंधन, विषंदन, मार्दव, तृप्ति, सहन। तेज महाभूत जो है उसका रूप बहुल है, यानी रूप या उसका विशेष गुण है, और त्रिगुणों में से सत्व और रज उसमें अधिकता से है।
भौतिक गुण बताते हैं खरा, रुक्ष, विशद, उष्ण, लघु, तीक्ष्ण, सूक्ष्म और ऊर्ध्वगामी। अग्नि स्वभावात उच्छिखा भवति। और यह जो है वो वैशिष्ट्योक्त गुण रूप, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्वापरत्व, द्रव, संस्कार। और आयुर्वेदोक्त कर्म एक्शन क्या करता है तेज महाभूत शरीर में? तो दाह, बर्निंग सेंसेशन, पाक, यानी जैसे तो अगर उष्ण द्रव्य ज्यादा हो जाए या उष्णता हो जाए शरीर में अधिक, तो मुखपाक होता है, यानी मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो कोथ यानी पाक, पचन, यह उसका कार्य है। प्रभा प्रकाशन, यानी जो आपको ऑरा दिखाई देता है, तेजपुंज व्यक्तिमत्व कोई दिखाई देता है तो उसको प्रभा कहा जाता है। प्रभा दूरात प्रकाशते। तो आसन्ना लभते छाया, यानी आप नजदीक से देखो तो उसको छाया कहते हैं, यानी वो कॉम्प्लेक्शन है। और ऑरा जो है वो प्रभा है। तो वर्ण प्रकाशन कार्य है। ताप यानी उष्णता मान जो 37.5 डिग्री सेल्सियस इंडिया में बॉडी टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल, तो उसको मेंटेन करना ये तेज महाभूत का कार्य है। दारन या फाटना यानी उसको भेदना, तो उसको तेज महाभूत का कार्य है। और परिमाण, ठीक है। तो परिणमन ऐसा उसका परिणमन यानी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आहार रस से रस धातु उत्पन्न हो जाता है उससे। वायु महाभूत इसमें स्पर्श विशेष गुण है। त्रिगुणों में से रजगुण अधिक है उसमें। भौतिक गुणों में खरा, रुक्ष, विशद, उष्ण, रघु, सूक्ष्म, व्यवायी, विकासी ये गुण है। इनके अर्थ जो है विकासी, व्यवायी, इन शब्दों के हम गुण विज्ञान में बहुत अच्छे से समझेंगे। उसमें वैशिष्टिकोक्त गुण स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्वापरत्व, संस्कार ये है। तो 41 गुण जो आयुर्वेद के है वो हम समझने वाले हैं बहुत ही डिटेल से। रुक्ष कर्म है, रुक्षण करना शरीर में, ग्लानि, विचार, वैशद्य, लाघव, व्यूहन, ये कर्म आयुर्वेदोक्त है। आकाशीय द्रव्य शब्द बहुल यानी शब्द विशेष गुण है उसका। सत्व बहुल, त्रिगुण में से सत्व गुण अधिक होता है उसमें। भौतिक गुणों में श्लक्ष्ण, मृदु, विशद, लघु, विविक्त, सूक्ष्म, व्यवायी ये गुण है। और वैशिष्टिकोक्त गुणों में शब्द, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग ये गुण है। सबसे महत्वपूर्ण बात आयुर्वेदोक्त कर्म जो है वो आकाशीय द्रव्य शरीर में मार्दव उत्पन्न करते हैं, सुशीरता, लाघवता और स्थान प्रदान करना, यानी इट प्रोवाइड स्पेस। तो इन दृष्टि से हमने पंच महाभूतों को जानना चाहिए। फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट जो है अन्य दर्शनों का वो तो हम आत्मसात करेंगे ही, लेकिन आयुर्वेद की जो उसमें भूमिका है वो समझने की ज्यादा कोशिश करेंगे। जैसे द्रव्य है तो आहार और औषध ये हमारे लिए मुख्य द्रव्य है, ठीक है। औषध द्रव्यों में भी फिर वो हर्बल, मिनरल, हर्बो मिनरल ऐसे उसमें प्रकार आएंगे, ठीक है। तो इस पद्धति से द्रव्यों को जानना है हमने पंच महाभूत को। तो पंच महाभूत थियरी सिद्धांत जो है वो आयुर्वेद में कैसे हमने उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, किस कैसे हमें वो महत्वपूर्ण सिद्धांत है जानना आवश्यक है, वो समझ आएगा इस स्लाइड से आपको। तो शरीर धातु जो है, पृथ्वी हमारे जो है सप्त धातु, उसको हमने द्रव्य की दृष्टि से जानना चाहिए। इंद्रिय जो है वो भी द्रव्य है, इंद्रिय द्रव्य यह उल्लेख भी हमें मिलता है पदार्थ विज्ञान में। त्रिदोष भी द्रव्य है, मर्म द्रव्य है, षड्रस द्रव्य है, भूताग्नि द्रव्य है। सो देह, प्रकृति, गर्भ विकास और चिकित्सा सिद्धांत, इन सब में हमें पंचमहाभूत जो है वो उपयुक्त है, ठीक है। जैसे मर्म और पंचमहाभूत का अगर हम समझेंगे, सद्य प्राणहर मर्म जो है समझो स्थपनी मर्म, उसको क्यों कहा है? क्योंकि वहां पे अग्नि महाभूत प्रधान है वह मर्म, इसलिए वो सद्य प्राणहर है। कालांतर प्राणहर मर्म का प्रकार क्यों बताता है? परिणाम वाइज ये प्रकार हो, इम्पैक्ट ऑन दैट मर्मा। इफ द ट्रॉमा इज ऑन अ पर्टिकुलर मर्मा, व्हाट इज द इम्पैक्ट, व्हाट इज द रिजल्ट, उसको परिणाम कहा है। इस दृष्टि से ये मर्मों के प्रकार बताते हैं। पहला प्रकार है वो अग्नेय सद्य प्राणहर, क्योंकि अग्नेय महाभूत वहां पे अधिक है, अग्नि महाभूत, इसलिए वो सद्य प्राण है। आप्य और अग्नेय है इसलिए वो कालांतर प्राणहर है। वायव्य महाभूत वहां पे अधिक है, वायु महाभूत, इसलिए वो विशल्यकर है। वैकल्यकर यानी विकलांगता निर्माण करने वाला मर्म क्यों है? क्योंकि उसमें आप्य महाभूत या सौम्य महाभूत ज्यादा है।
और रुजाकर मर्म ऑलवेज पेनफुल सिचुएशन वो हमें दे जाता है, क्योंकि वहां पे अग्नि और वायु महाभूत प्रधान है। इसीलिए पंचमहाभूत हमें बहुत एलॉबरेटली हर जगह दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अग्नि में भी आप समझ सकते हैं, जो 13 प्रकार बताए हैं उसमें भी हमें पंचभूताग्नि भी बताए हैं। भौम अप्य अग्नेय वायव्याः द्रव्योष्मनाः सनाभसाः पंचहार गुणान स्वान स्वान पार्थिवादीन पचंती ही। इस पद्धति से हमको चरक चिकित्सा स्थान 15वां अध्याय ग्रहणी चिकित्सा में हमें स्पष्ट रूप से जो भूताग्नि है, पृथ्वी अग्नि, आप अग्नि, तेज अग्नि, वायव्य अग्नि, आकाश अग्नि, इनके उल्लेख मिलते हैं और उनका वह कर्म भी वहां पे बताते हैं। तो पांचभौतिक प्रकृति भी हमें पता है। तो सुश्रुत शास्त्रान 5वें अध्याय में स्पष्ट रूप से बताया है, बीजात्मक ही महाभूत ही सूक्ष्म ही सत्वानुगय ही वगैरह। तो इस प्रकार से मातु आहार रसज क्रमात् कुक्षौ विवर्धते। तो वहां पे स्पष्ट रूप से पांचभौतिक प्रकृति कैसे प्रकृतिम इह नराणाम पांचभौतिकी या सॉरी भौतिकी केचित आह पवनाः दहनाः तोयाः कीर्तिताः तु तीसराः। इस प्रकार से पार्थिव तक पंच प्रकृति जो पंच महाभूतों की प्रधान सुश्रुत शास्त्रान 4थे अध्याय में हमें देखने को मिलती है। चिकित्सा सिद्धांत की ओर जाते हैं, जैसे विरेचन द्रव्य विरेचन ही कार्य क्यों करता है, दंती विरेचन ही क्यों करती है, द्रव्य दंती नामक जो हर्ब है वो, क्योंकि वो पृथ्वी और अंबु यानी आप महाभूत प्रधान है। ये दोनों महाभूत गुरु गुण धर्म के हैं, इसीलिए पृथ्वी आपो गुरु ताहा गुरुत्वात् अधोगच्छन्ति, गुरु होने के कारण वो विरेचन कार्य करती है। यानी हमको शारीर का सिद्धांत समझना है या चिकित्सा सिद्धांत समझना है, हमको पंच महाभूत आवश्यक ही हो जाते हैं समझना। वमन द्रव्य जो है जैसे मदन फल, वो वामक ही कार्य क्यों करता है, क्योंकि वो अग्नि और वायु गुण प्रधान है, और अग्नि और वायु दोनों का ही स्वभाव क्या है, गुणधर्म क्या है, वो लघु है। और लघु तत्वाच्च तानि ऊर्ध्वम उपतिष्ठन्ति, और लघु होने के कारण वमन द्रव्य जो है अग्नि वायु महाभूत प्रधान है, और फिर उनका स्वभाव लघु है, और लघु का हल्के स्वभाव का क्या होता है, वह ऊपर ऊपर आता है, तो वामक कार्य करता है। इस पद्धति से आकाश गुण भूयिष्ठम संशमनम, आकाश गुण प्रधान द्रव्य संशमन कार्य करते हैं। संग्राहक द्रव्य जो है वो कॉन्स्टिपेशन या होल्ड करने वाले द्रव्य जो है वो अनिल यानी वायुभूत प्रधान रहते हैं। दीपन कार्य करने वाले अग्नि गुण प्रधान रहते हैं। लेखन कार्य वाले अग्नि और अनिल यानी वायु गुण प्रधान रहते हैं। ब्रूहन कार्य करने वाले द्रव्य पृथ्वी और अंबु यानी जल गुण प्रधान वाले होते हैं। इस पद्धति से हमें कार्य समझने के लिए भी पंचमहाभूतों की आवश्यकता होती है। षड रसों का अगर हम वर्णन करें तो षड रसों की योनि जो बताई है वो मधुर रस सॉरी पृथ्वी और आप महाभूत बताए हैं। रसनार्थो रसास्तस्य द्रव्यम आपाः क्षितिस्ततः। और वो पृथ्वी और आप जो है इनको योनि क्यों कहा है महाभूतों को, क्योंकि उनके निवृत्त और विशेष उनका अगर संयोग होता है अन्य 3 महाभूतों से या वो नहीं होते हैं, तो इस प्रकार से 6 रसों की उत्पत्ति होती है। और यहाँ पे हमें सुश्रुताचार्य जी तो स्पष्ट 42वें अध्याय में सूत्र स्थान के बताते हैं, भूय अम्ब गहो गुण बहुला मधुराहा, यानी पृथ्वी और आप प्रधान मधुर रस है, पृथ्वी और अग्नि प्रधान अम्ल रस है। इस पद्धति से वो पांचभौतिक संगठन बता देते हैं हमें षड रसों का। तो इस तालिका में वो आप समझ रहे हैं, और इसलिए वह रोष जो है वो संबंधित दोष का प्रकोप करता है या शमन करता है। अष्टांग हृदय में हमने जो देखा, तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति त्रयस्तिक्ता दया कफम कषाय तिक्त मधुराः पित्तम अन्येतु कुर्वते। तो यह श्लोक हम इस तालिका से, क्योंकि आद्य 3 रस जो है वो वात का शमन क्यों करते हैं, तो पांचभौतिक संगठन उनका समझना पड़ेगा। वात दोष का पांचभौतिक संगठन हमें समझना पड़ेगा इस तालिका से, आप जो सामने देख रहे हैं। और फिर वह द्रव्य उस पद्धति का कार्य क्यों करता है यह हमें समझ में आएगा। तो पंच महाभूतों को द्रव्यों में से जो 5 महाभूत हैं उनको
आज हमने 5 द्रव्यों को समझने की कोशिश की, कार्य द्रव्यों की। उनको और थोड़ा उनके ऊपर प्रकाश डालेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपके कुछ अगर प्रश्न हैं तो मुझे कुछ प्रश्न यहाँ पे चैट बॉक्स में दिख रहे हैं, उनको पहले लेंगे और आज का लेक्चर हम यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद।